हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में राजस्थान की सिलिसिर झील भारत की कौन सी रामसर साइट बनी है? ए 94वीं, बी 95वीं, सी 96वीं, डी 97वीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 96वीं होगा। अलवर की ऐतिहासिक सिलिसिर झील को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ने इस झील को रामसर साइट घोषित कर दिया है। ये सम्मान मिलने के बाद सिलिसिर झील अब देश की 96वीं और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट बन गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जैव विविधता, जल सुरक्षा और सतत आजीविका के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे झील को वैश्विक पहचान मिलेगी। रामसर साइट घोषित होने के बाद अब सिलिसिर झील के संरक्षण, पर्यटन विकास और जल संसाधनों के संवर्धन को और मजबूती दी जा सकेगी। जैव विविधता से भरपूर यह झील सारस और किंगफिशर्स जैसे 100 से अधिक पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है और इसे सरिस्का टाइगर रिजर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस झील का निर्माण रियासत काल में 1845 में महाराजा विनय सिंह ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करवाया था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री कार्यक्षमता पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ए दिनेश खटक, बी अमित खरे, सी संजय कुमार, डी रवि शंकर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिनेश खटक होगा। हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश खटक को उनके उत्कृष्ट सेवा, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा में अनुकरणीय योगदान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री कार्यक्षमता पदक से सम्मानित किया गया है। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद 2005 में सीआरपीएफ में अधिकारी के तौर पर शामिल हुए दिनेश खटक ने देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके करियर की मुख्य बातों में जम्मू कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण कार्यकाल शामिल हैं, 2008 से 2013 और 2017 से 2021। इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कानून व्यवस्था संभालने और अनुच्छेद 370 हटाए जाने जैसे ऐतिहासिक दौर में सफलतापूर्वक ऑपरेशनल कमांड संभाला। खटक ने सीआईएटी शिवपुरी आतंकवाद विरोधी स्कूल में एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने कमांडो प्रशिक्षण की गुणवत्ता को मजबूत किया। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में तैनात हैं और सुरक्षा अभियानों तथा विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका ये सम्मान देश के प्रति उनके समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3, न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में हाल ही में किन खिलाड़ियों के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया गया है? ए युवराज सिंह हरमनप्रीत कौर, बी विराट कोहली स्मृति मंधाना, सी रोहित शर्मा मिताली राज, डी एमएस धोनी झूलन गोस्वामी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह हरमनप्रीत कौर होगा। न्यू चंडीगढ़ का महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अब भारतीय क्रिकेट की विरासत का गवाह बनेगा। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर मुल्लानपुर न्यू चंडीगढ़ के इस स्टेडियम में स्टैंड्स का उद्घाटन किया गया है। ये खास सम्मान भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच से ठीक पहले दिया गया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। युवराज सिंह 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत के नायक रहे थे, जबकि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने हाल ही में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीता है। खास बात यह है कि इस स्टेडियम में पहले से ही हरभजन सिंह के नाम पर एक पवेलियन मौजूद है। इस तरह युवराज, हरमनप्रीत और हरभजन तीनों महान पंजाबी क्रिकेटर्स का नाम अब एक ही स्टेडियम से जुड़ गया है। ये नामकरण न सिर्फ इन दिग्गजों की उपलब्धियों को याद दिलाता है, बल्कि पंजाब द्वारा भारतीय क्रिकेट को दी गई महान प्रतिभाओं का भी प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ होगा। बिलासपुर जिले में स्थित कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। ये घोषणा पूरे प्रदेश के लिए एक अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य की समृद्ध जैव विविधता, विभिन्न पक्षी आवासों और सतत जल संरक्षण प्रयासों को मिली वैश्विक मान्यता का प्रतीक है। उन्होंने इस सफलता के लिए राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोपरा जलाशय को रामसर दर्जा मिलना छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश के 20 वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित कराने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वैश्विक मान्यता से प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की, क्योंकि प्रकृति की रक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कितने शहर यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? ए 65 शहर, बी 68 शहर, सी 70 शहर, डी 72 शहर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 72 शहर होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में मेटा इंडिया ने सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ए अमन जैन, बी रोहित शर्मा, सी संदीप सिंह, डी राहुल वर्मा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमन जैन होगा। मेटा इंडिया ने अमन जैन को भारत के लिए अपना नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त करने की घोषणा की है। ये नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब कंपनी भारत के तेजी से बदलते डिजिटल और नियामकीय माहौल में अपनी भागीदारी को और मजबूत कर रही है। अमन जैन अगले वर्ष की शुरुआत में अपना कार्यभार संभालेंगे। अपने इस नए पद पर वे मेटा की नीति, रणनीति और केंद्र व राज्य सरकारों के साथ संवाद का नेतृत्व करेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में डिजिटल सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस, प्रतिस्पर्धा नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नीतिगत चर्चाओं का मार्गदर्शन करना शामिल है। अमन जैन पब्लिक पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। मेटा से जुड़ने से पहले वे गूगल इंडिया में वरिष्ठ नेतृत्व भूमिकाओं में रह चुके हैं और हाल ही में अमेजन में डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी के पद पर कार्यरत थे। उनकी यह अनुभवी नियुक्ति भारत में मेटा के व्यावसायिक उद्देश्यों को नियामकीय अपेक्षाओं के साथ संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कहां किया गया? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी मुंबई। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलकाता होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में द बैंकर्स द्वारा किस बैंक को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया गया है? ए HSBC बैंक, बी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सी सिटी बैंक, डी DBS बैंक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी DBS बैंक होगा। प्रश्न नंबर 9, केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को कितने प्रतिशत से बढ़ाकर 100% करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ए 49%, बी 74%, सी 84%, डी 90%। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 74% होगा। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्ताव के अनुरूप लिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत में वैश्विक पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देना, बीमा कवरेज का विस्तार करना और सेक्टर को अधिक उदार और प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस बीमा कानून संशोधन विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जोड़ी गई हैं। इनमें सबसे अहम यह है कि बीमा कंपनी में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर MD या CEO जैसे कम से कम एक प्रमुख पद पर भारतीय नागरिक की नियुक्ति अनिवार्य होगी। साथ ही पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित पॉलिसीधारक फंड की व्यवस्था भी की जाएगी। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े सुधार से वैश्विक बीमा कंपनियां भारत में निवेश के लिए और आकर्षित होंगी, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प, नवीन उत्पाद और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेंगे।
ये कदम देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बल देगा। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य ने लगातार चौथे वर्ष ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश होगा। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है। राज्य ने लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीतकर राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। इस जीत से ऊर्जा संरक्षण में आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय नेतृत्व की स्थिति और भी मजबूत हुई है। राज्य को ये सम्मान नीति संचालित सुधारों, संस्थागत समन्वय और बहुक्षेत्रीय प्रयासों के दम पर मिला है। आंध्र प्रदेश ने ग्रुप 2 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें भवन, उद्योग, कृषि और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में की गई मापने योग्य ऊर्जा बचत को मान्यता दी गई। मुख्य सचिव के विजयानंद ने इस सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जैसे सरकारी उपायों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपी स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन APSECM के अनुसार राज्य ने अपना एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को बढ़ाकर 89.25 कर लिया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा, जिसे APSPDCL के CMD शिवशंकर राज्य की ओर से ग्रहण करेंगे। यह पुरस्कार सतत और समावेशी विकास की दिशा में आंध्र प्रदेश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर प्राइज किसने जीता है? ए ट्रेसी एमिन, बी ननैना कालू, सी डेमियन हर्स्ट, डी एंथनी गोरमले। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि FAI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 पदक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।